रतनपुर गांव में धुन्नीलाल नाम का एक चालाक और स्वार्थी किसान रहता था। उसके पास बहुत जमीनें थीं और वह खेती से अच्छा पैसा कमाता था। धुन्नीलाल के पास एक नौकर भी काम करता था, सोहन। इस बार तो बहुत अच्छी फसल हुई है सोहन। लगता है इस बार भी मैं माला माल हो जाऊंगा। हाँ सेठ जी, फसल तो बहुत अच्छी है, पर मेरा वेतन भी बढ़ा दीजिए। इतने सालों से मेहनत कर रहा हूँ, घर की हालत भी ठीक नहीं है। अरे अभी तो फसल पकी भी नहीं है, एक बार फसल पक जाए फिर देखते हैं। सोहन चुप हो जाता है, उसकी आंखों में निराशा झलकती है। कुछ दिनों बाद फसल पूरी तरह पक जाती है। सोहन फसल की कटाई करके उसे बोरियों में भर देता है। अच्छा हुआ, सारा काम जल्दी ही हो गया। अभी मालिक आएंगे तो खुश हो जाएंगे। तभी वहां पर धुन्नीलाल आता है। सेठ जी, अब तो फसल भी कट चुकी है, कृपा करके मेरा वेतन भी बढ़ा दीजिए। सोहन, तू हमेशा पैसे की ही बात करता है। तुझे जितना मिलता है उतना तेरे जैसे नौकर के लिए बहुत है। ज्यादा की उम्मीद मत रख और सुन, सारा माल गोदाम में रख दे। जी सेठ जी, मैंने सारी बोरियां रख दी है, अब मैं घर जाता हूं। अगले दिन धुन्नीलाल गांव से गुजर रहा होता है तो उसे एक बूढ़ा किसान दिखता है जो अपनी फसल की पैदावार को बोरियों में भर कर बैठा है। नमस्ते बाबा, आप यहाँ अकेले फसल क्यों भर रहे हैं? क्या मैं आपकी मदद करूं? अरे बेटा, धन्यवाद। बस ये फसल पूरी तरह से तैयार है, लेकिन बाजार तक ले जाना बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं बाबा, आप चिंता मत कीजिए। मैं आपकी फसल खुद ही मंडी में बेचकर आपके लिए अच्छा पैसा ले आऊंगा। ठीक है बेटा, तुम ये बोरी मंडी में बेच दो। बिल्कुल बाबा, आप चिंता मत कीजिए। बेटा कैसे रहे? फसल के दाम सब ठीक से बिक गया? अरे बाबा अफसोस, फसल कुछ ठीक नहीं थी। मंडी में बहुत सस्ती बिक गई, पैसे बहुत कम मिले। अरे सच में, मैंने तो पूरी मेहनत की थी, पर इतने कम दाम। हाँ बाबा, कभी कभी ऐसा हो जाता है। अगली बार मैं और ध्यान रखूंगा। धुन्नीलाल वहां से चला जाता है। तभी सोहन वहां पहुंचता है। बाबा, मुझे सच सच बताइए, धुन्नीलाल ने आपकी फसल के कितने पैसे दिए? बेटा, उसने कहा कि कीमत बहुत कम मिली, बस 1500 रुपए ही दिए। सोहन मन ही मन सोचता है, धुन्नीलाल ने बाबा को चूना लगा दिया। ठीक है बाबा, अभी मैं चलता हूं, आपसे बाद में बात करता हूं। कुछ दिन बीत जाते हैं और अनाज की कमी हो जाती है। धुन्नीलाल अपना अनाज ज्यादा कीमतों पर बेचना शुरू कर देता है। भाई, गेहूं क्या भाव दिया? 60 रुपये किलो। पर बाहर तो 25 रुपए किलो है। हाँ तो वहां से ले लो। पर गांव के लोगों को उससे सामान खरीदना पड़ता है क्योंकि अनाज की कमी हो गई होती है। घर पर धुन्नीलाल और उसकी पत्नी बातें कर रहे होते हैं। देखो भाग्यवान, इस बार फिर से मैंने गांव वालों से दोगुना दाम लेकर गेहूं बेच दिया। अब तो और माला माल हो गया हूं। क्या आपको दूसरों का दुख दर्द दिखाई नहीं देता? गांव वाले गरीब हैं, तंगहाली में जी रहे हैं और आप उनके साथ चालाकी करते हैं। अरे भाग्यवान, यही तो अक्लमंदी है। व्यापार में थोड़ा चालाक ना हो तो आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। यह चालाकी नहीं, पाप है। भगवान का न्याय देर से सही लेकिन जरूर होता है। अगले दिन सोहन धुन्नीलाल के घर जाता है और मजदूरी के पैसे मांगता है। सेठ जी, मैं आपके पास मजदूरी और मेहनत के पैसे लेने आया हूं। मैंने आपकी फसल तैयार करने में मदद की थी, अब उसका सही पैसा चाहिए। ठीक है बेटा, ये लो।
धुन्नीलाल सोहन को थोड़े ही पैसे देता है। पर सेठ जी ये बहुत कम है। मैंने मेहनत की थी, इसका सही हक यही नहीं है। अरे बेटा, इतना ही काफी है। सोहन परेशान होकर पैसे लेकर लौटता है और वह अपने मन में ठान लेता है कि वह बूढ़े किसान का पूरा हक जरूर दिलाएगा। सोहन गुस्से और उलझन में गांव की गलियों से गुजर रहा है। तभी उसे उसका चचेरा भाई मिलता है, जो गांव का डॉक्टर है। अरे सोहन, क्या बात है? चेहरा इतना उदास क्यों है? भाई, मैं अभी अभी सेठ धुन्नीलाल से मजदूरी के पैसे लेने गया था। उसने मुझे बहुत ही कम पैसे दिए हैं। धुन्नीलाल सबको दबा कर रखता है। गांव के कई गरीब किसान अपनी बीमारी का इलाज तक नहीं करा पाते क्योंकि उनका अनाज और पैसा वही दबा लेता है। भाई, तुम सही कह रहे हो। अगर मैं सच सामने लाऊं तो कई गरीबों का भला होगा। ये ठीक समय नहीं है, तुम सही समय का इंतजार करो। कुछ दिन बाद गांव में तेज बारिश आना शुरू हो गई। धुन्नीलाल के गोदाम में पानी भर गया और जमा किया हुआ सारा अनाज खराब हो गया। धुन्नीलाल का काफी नुकसान हो जाता है और वो अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, इस बार तो हालात बिगड़ गए। सोच भी नहीं सकता था कि इतना घाटा हो जाएगा। क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुमने गरीबों का अनाज दबाया, उनके पैसों को लूटा और भूखा रहने पर मजबूर किया? यही तुम्हारे कर्मों का फल है। धुन्नीलाल नुकसान का दुख सह नहीं पाता और बीमार हो जाता है। उसे गांव के अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर उसे चेक करता है और सब कुछ सामान्य होता है। अरे सोहन, तुम भी आ गए। हाँ, धुन्नीलाल कैसा है अभी? अरे वो एकदम ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। पर हाँ, ये सही समय है उसे थोड़ा सबक देने का। हाँ डॉक्टर साहब, बोलिए क्या करना है? डॉक्टर अपना प्लान बताता है। सुनिए जी, डॉक्टर ने कहा है कि आपकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। क्या ये क्या बात कह रही हो? कोई तो इलाज होगा। हाँ, एक तरीका है। अगर आप सारे गांव वालों से माफी मांग लें और सबका पैसा लौटा दें, तो शायद भगवान आपकी बात सुन लें। मैं समझ गया। यह सब मेरे बुरे कर्मों का नतीजा है। मैं सबसे माफी मांगूंगा और सबके पैसे भी वापस कर दूंगा। अगले दिन धुन्नीलाल पंचायत में आता है और सबसे माफी मांगता है। गांव वालों, मुझे माफ कर दो। मैंने आप सबको बहुत ज्यादा दामों पर अनाज बेचा है। मैं आप सबके पैसे लौटा दूंगा, खासकर सोहन और बाबा जी के। सेठ जी, हमने आपको माफ कर दिया है। बस दोबारा यह गलती फिर ना दोहराना। हाँ सोहन, शायद मुझे गलती करने का मौका ही ना मिले। अरे धुन्नीलाल जी, ऐसा मत बोलिए। आप बिल्कुल ठीक हैं। हमने तो बस आपको सुधारने के लिए एक छोटा सा नाटक किया। धुन्नीलाल को अपनी गलती समझ आ जाती है और गांव में फिर से खुशहाली लौट आती है। सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।